है आपका हमारे कार्यक्रम में। आदरणीय काजल जी ने अभी माँ के बारे में बहुत अच्छी बातें कही। वैसे तो मैं बता दूं कि मुझे अ, मैं कोई ज़्यादा बड़ा कोई रचनाकार या साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मेरे पास शब्द थे, काजल जी के वक्तव्य के बाद वे शब्द भी मेरे पास से चले गए हैं। और जैसा कि अलका जी ने अभी एक कविता बोली थी कि शब्दों में कह नहीं पाती, वाक्य बनाया करती हूँ। तो कुछ बातें शब्दों में नहीं कह पा रहा हूँ, इसलिए कुछ पंक्तियाँ माता के लिए समर्पित हैं। मैंने कहीं पढ़ी थी, ये मेरी पंक्तियाँ नहीं हैं, कि मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी-सी ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। वाक़ई ये पंक्तियाँ बहुत आपके खूब। जीवन में, आपकी माता के जो आपका योगदान आपके सफलता में रहा, उन पर बिल्कुल सही मालूम होती हैं। तो बिल्कुल जारी रखते हैं हम अपने इस आपके सेशन को। जी, जी, काजल जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ का स्थान भगवान के स्थान से भी ऊपर है, क्योंकि माँ पिता बिल्कुल, वो उनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया को पहचाना और भगवान को भी पहचान पाए। अगर हम पहचानना चाहें तो जो भी हमें संस्कार मिलते हैं सबसे पहले हमारे माता-पिता से मिलते हैं। तो सबसे पहली पाठशाला वही होती है, सबसे पहला गुरु माँ ही हुँ, होती है। तो माँ के बारे में तो ख़ैर मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी हूँ, मैं अपनी माँ-पिता की बदौलत ही हूँ आज। जो भी कुछ है संस्कार मुझे मिले। एक प्रश्न था, मैंने शायद फ़ेसबुक पे एक पोस्ट में लिखा था कि मेरी माँ कभी भी मुझे ये फैमिली फंक्शंस में, बर्थडे पार्टीज़ में, वेडिंग्स में, शादियों में इधर-उधर नहीं नाचने देती थी। तो किसी ने मेरे से पूछा था फ़ेसबुक पे भी, और आप में से भी एक प्रश्न आया था कि मेरी माँ जब मुझे कथक सिखाती थी तो उनको मतलब नृत्य तो अच्छा लगता था, लेकिन मुझे परफ़ॉर्म क्यों नहीं करने देती थी वो फैमिली फंक्शंस में या वेडिंग में? तो उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। क्योंकि वो ये मानती थीं कि कला को देखने के लिए, कलाकार को परखने के लिए मंच होनी चाहिए और दर्शक उसको इज़्ज़त दे के देखें, उसका अनादर ना करें। आप किसी शादी में नाच रहे हैं, बर्थडे पार्टी में नाच रहे हैं, वहाँ कोई कुछ पी रहा है, कुछ खा रहा है और आप किसी किसी का नृत्य देख रहे हैं वहाँ पे, या आप मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन में और कला प्रदर्शन में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक एक उसको इज़्ज़त की दृष्टि से देखने के लिए आप एक दर्शक की तरह से ऑडियंस में बैठें और कलाकार को मंच पर देखें। उसके लिए आप एफर्ट करें। एक बहुत सुंदर हकीकत की बात है ये। एक बहुत बड़े गिटार के आर्टिस्ट थे, अमेरिकन, और उनके बड़े-बड़े शोज़ होते थे। बड़े-बड़े ऑडिटोरियम्स में, बड़ी महँगी टिकटें होती थी और उनकी शोज़ को देखने के लिए हाउस फुल रहता था। उन्होंने एक बार अपना थोड़ा-सा फेस मेकअप करके, अपने को थोड़े अपने कपड़े चेंज करके, मतलब थोड़ा हाइड करके अपनी पर्सनैलिटी को, एक ट्रेन स्टेशन पे जाके गिटार बजाना शुरू कर दिया। और एक कटोरा रखा जिसमें उन्होंने बैगिंग करनी शुरू की कि इसमें पैसे डालते जाओ, मेरी गिटार सुनो और पैसे डालो। जैसे अक्सर कोई नीडी इंसान करता है या हालात का जो एक मारा हुआ व्यक्ति होता है। दुःख की बात होती है कि इस तरह से भी लोगों को बेचारों को करना पड़ता है।
तो स्टेशन पे कोई, किसी ने कुछ पैसे डाले, किसी ने कुछ डॉलर डाले, किसी ने कॉइन्स डाले, लोग सुने नहीं, चलते गए, किसी ने सुना भी नहीं, पैसे डाल दिए, चले गए, किसी ने, कोई खड़ा होके सुनने के लिए उनके लिए तैयार नहीं था, समय नहीं था, फ्री में। और उन्होंने जब किसी को अपनी आइडेंटिटी बताई कि मैं ये आर्टिस्ट हूं जिसका टिकट $100 के लिए आप लोग खरीदते हैं, उस ऑडिटोरियम में देखने आते हैं, और मैं आज फ्री में आके बजा रहा हूं ये स्टेशन पे, तो आप लोग उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। तो एक कलाकार को कद्र की जरूरत होती है, इज्जत की जरूरत होती है, उसको दी हुई भीख, पैसा या शोहरत नहीं चाहिए होता है। ये मैं हर कलाकार की बात नहीं कर रही हूं, एटलीस्ट मैं अपने लिए बात कर सकती हूं कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे एक सबसे बड़े भाई, और उनकी शादी में मेरी माँ ने मुझे नहीं नाचने दिया, इसलिए नहीं कि तुम यहाँ नाचोगी तो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी के हाथ में चिकन लेग पीस है, खा रहा है, किसी के हाथ में कोई ड्रिंक है, कोई बियर पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे में क्या डांस देखना होता है? ये तो बहुत ही ज्यादा उसको तिरस्कृत करने वाली बात है। अपने अपने मूल्य हैं, देखिए हर एक की अपनी प्रायोरिटी है। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन अगर मेरी बेटी होती, मैं अपने किसी स्टूडेंट को कोई ऐसे गाने पे नहीं डांस करने देती हूँ जिसमें कि वल्गर शब्द होते हैं, वल्गैरिटी होती है, अश्लीलता होती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं अलाउ करती हूँ कि आप बर्थडे पार्टीज में, वेडिंग्स में जाके करिए। मैं उनको सजेस्ट करती हूँ, एटलीस्ट आप ये अनाउंस कर सकते हो कि जब तक डांस चल रहा है तब तक खाने पीने का आप कार्यक्रम नहीं करें। क्लासिकल डांसर्स आर नॉट द बार डांसर्स। शास्त्रीय नृत्य के लिए जितनी मेहनत लगती है, जितने पसीने बहाए जाते हैं, साधना, ये तो मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। इसका शास्त्र अपनाना आसान नहीं है। क्यों आजकल हर सेकंड थर्ड जना, हिंदुस्तान में तो कला की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, हर घर में आपको लिखने वाले मिल जाएंगे, गाने वाले मिल जाएंगे, डांसर्स मिल जाएंगे, लेकिन ठुमक लगाना, ठुमका लगाना, हिलना और नाचना और नाच को साधना, इनमें बहुत फर्क है। एक 5वीं क्लास का बच्चा भी कबीरदास को पढ़ता है, 10वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ता है, और बीए में भी पढ़ते हैं, एमए में भी पढ़ते हैं, लोग कबीरदास पे पीएचडी भी करते हैं, और कबीर के दोहे पहली दूसरी क्लास में भी हम सुनते हैं। तो हम, हर एक चीज का एक लेवल होता है। आज तत् तत् थे तिगधा दिग दिग थे, तत् तत् थे, ये कोई तत् तत् थे नहीं है, फिजिकल नहीं है, ये एक तत् है जिसमें कि साक्षात हम शून्य को साकार करते हैं। ये थे ही जाता है तो हमें लगता है कि वो बादल है, वो थे ही क्या बादल है, या वो बादल में चमकी कोई बिजली है, या वो थे ही की बूंद है। आज वो थे ही, तत् थे ही सिर्फ महज टुकड़े तोड़े बोल नहीं है, वो जीवन शैली है। मैं यहाँ कथक सिखाती हूँ, कथक के साथ साथ संस्कार सिखाती हूँ। पूरे के पूरे लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है अगर आप किसी शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य को अपनाते हैं तो। मुझे पता नहीं कि, हो सकता है मैं हिंदुस्तान से बाहर रहती हूँ इसलिए मुझे वो कशिश ज्यादा रहती है, लेकिन हाँ, जब मैं हिंदुस्तान में थी तभी भी मुझे इसकी बहुत कद्र थी। मेरी माँ कहती थी तुम्हें इसलिए नाच नहीं सिखाया, इसलिए डांस नहीं सिखाया कि तुम हर एक की पार्टी में जाके नाचो। तो अपने अपने संस्कार अलग होते हैं, और उनको इतना गर्व होता था, इतनी खुशी होती थी जब मैं किसी मंच पर करती थी और वहां ऑडियंस देखती थी, उस ऑडियंस में बड़े से बड़े लोग भी होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इसलिए मुझे रोका क्योंकि वो चाहती थी कि मुझे इज्जत मिले। ऐसा नहीं कहीं कल को कोई कहे कि अरे वो काजल शर्मा कौन, अरे वो जो शादियों में नाचती है, ऐसा नहीं कहे कोई। वो बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वुमेन थी।
उन्होंने कहा मैं चाहूंगी तुम्हारे नाम को लोग याद करें, काजल वो जिसने कथक गुरु, एक्सपोनेंट, साधिका, या एक इंस्पिरेशन बन जाओ लोगों के लिए। कभी भी जीवन शैली जीने के लिए मैंने इसको नहीं अपनाया, ये मेरे लिए व्यवसाय का माध्यम नहीं रहा। ये अलग बात है कि ये प्रोफेशन बना, लेकिन मेरे लिए पैशन पहले था। हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोगों को सबको जरूरत रहती है धनोपार्जन करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, जीवन जीने के लिए। लेकिन कभी भी नाच को मैंने उस तरह से नहीं लिया कि ये मेरी इनकम का सोर्स ऑफ इनकम बने। कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया। आज भी मैं नहीं लेती हूँ। आज भी कितने बच्चों को मैं फ्री में सिखाती हूँ, कितने बच्चों की मैं आधी फीस लेके सिखाती हूँ, कितने बच्चों को मैं दान की तरह से सिखाती हूँ। और शायद ऊपर वाला इसीलिए वो सब रास्ते मेरे लिए खोलता जाता है। तो अगर किसी का ये जीवन शैली है, व्यवसाय है, उसमें भी एक डिग्निटी होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि एक तो उस समय की मैं बात कर रही हूँ, आगरा आज से 40-45 साल पहले, कोई लड़की वो भी फिल्मी गानों पे करे या चलिए कथक सीखना शुरू किया, इतना आसान नहीं था ये रास्ता चुनना। और अगर इसमें इज्जत की कमी होती तो ये चीज कब की बिखर गई होती। तो मेरी माँ ने मुझे वो इज्जत दिलवाई, वो शोहरत के साथ साथ वो एक प्लेटफॉर्म दिलवाया, जहां से मैं आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है। जी जी, अगर आप कहें तो मैं दूसरा प्रश्न ले सकती हूँ, अगर आपका समय है तो बाकी से आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। कथक के बारे में कोई पूछना चाह रहा था, ऐसे मेरा मानना है। किसी ने कथक से रिलेटेड कोई प्रश्न था? प्रतीक, आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे काजल जी से? जी यसी मैम, ये सरिता प्रतीक, मैम, आपके पास आवाज आ रही है? हाँ सरिता मैम का कोई प्रश्न था, वो अपनी जी जी। हेलो सरिता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सरिता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? हाँ जी, आ रही है। सकती हैं। हेलो। हाँ जी जी सरिता जी बोलिए। हाँ, मैं काजल जी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी बोलिए। जी 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 आ रही है बस। काजल जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज के युवा वर्ग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सारा युवा वर्ग के लिए ही मैसेज था शुरू से। युवा वर्ग ही हमारे देश को आगे लेके जाने वाला है। मैसेज यही है कि हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। क्या किया है आपने, आप क्या कर रहे हो? आप पहले कुछ करो तभी तो। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ये सारे प्रश्न हैं। भीड़ का हिस्सा नहीं बनो। आप अपनी पहचान बनाओ। अपनी पहचान आप बनाओगे किस चीज से? अपनी इंडिविजुअलिटी से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। तो युवा वर्ग हमारा बहुत टैलेंटेड है, बहुत ब्राइट है, बहुत इंटेलिजेंट है, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है। तो वो ये ना सोचे कि, और वेस्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए। वेस्ट की तरफ आप देख के आजकल जो फ्यूजन और कंफ्यूजन होते हैं, इतना मतलब क्या बताएं। मैं तो जहां पे भी जाती हूँ अपने वर्कशॉप्स में, मैं कहती हूँ कि विदेशों में लोग उसकी इतनी इज्जत करते हैं, हमारे शास्त्रीय नृत्यों की।
लोग देख के ताज्जुब करते हैं कि जो ताल का सिस्टम है, जो लय की पद्धति है, जो रागों का वर्णन है, इतना डिटेल है। लोग ईस्ट की तरफ जाते हैं और हम अपनी अपनी चीज से प्यार करें, अपनी माँ को प्यार करें, अपनी मातृभाषा से प्यार करें, अपनी आइडेंटिटी से प्यार करें। युवा वर्ग को मैं यही कहना चाहूंगी कि मेहनत करिए और परंपरा से जुड़े रहिए। जी, बहुत 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 सही, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत सुंदर बहुत उत्तर धन्यवाद आपका। काजल जी। और हमारे बीच देखिए, सुंदर भाती हमारे शास्त्रों में भारती कहा जी। गया है, जी पास जी। शास्त्रों में कहा गया है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भविभार भूता मनुष्य रूपेण नरकाश्चरन्ते। अर्थात कि जिनमें न विद्या है, न तप है, न दानता है, न शीलता है, न गुण है, न धर्म है, जिनमें कोई कला नहीं है, उन्हें शास्त्रों में पशु के समान माना गया है, मृग के समान, कि वे केवल मृत्युलोक में घूम रहे थे। देखिए, संगीत के दो प्रकार थे। संगीत के दो प्रकार थे, मार्गी और देशी। देशी जो था वो आम जी लोगों के लिए था, प्रचलन में था, सरल था। और जो मार्गी था वो शास्त्रीय है। उसको मार्गी क्यों कहा गया? क्योंकि वो एक मार्ग है, अपने अस्तित्व को परमात्मा से जोड़ने के लिए मार्ग है, उसको मार्गी कहा गया। देशी और मार्गी। तो जो शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं, शास्त्रीय संगीत है, उसमें भी आप शॉर्टकट वाला नहीं अपनाइए। अभी हमारे ही हिंदुस्तानी संगीत कला में ये इतनी गहराई है कि हम 50-60 साल के बाद भी सीख रहे होते हैं। और हकीकत मानिए तो एक नर्तक की जिंदगी ठीक है, 25-30 साल वो प्राइम पे होता है, लेकिन 50-55 साल के बाद आप ये कह सकते हैं कि आपने थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। इतना गहनता है, इतनी गहराई है। तो ये फिजिकल आर्ट नहीं है, आपके शरीर से जुड़ी हुई है, लेकिन बनावटी नहीं है, शो ऑफ नहीं है इसमें। मेरे गुरुजी को देखिए, बिरजू महाराज जी को, 84 इयर्स के हैं, लेकिन अभी भी अगर वो एक हाथ उठा के एक भाव करते हैं या एक पढ़ंत करते हैं तो उनकी उम्र का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप मुझे बताइए, कोई विदेश में ऐसी डांस स्टाइल नहीं है जिसमें कि बैले डांसर 80 की बैले डांसर कुछ करके बता सकती है। रिटायर्ड हो जाते हैं 27, 28, 30 साल में बैले डांसर्स, टीचर्स बन जाते हैं, परफॉर्मर नहीं बन पाते हैं। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य, संगीत, गायन वादन नृत्य में आप देखिए, जैसे जैसे कलाकार उम्र दराज होता जाता है, उसकी कला की निखरता आती जाती है, परख आती है, तमीज तहजीब उसकी आती है 50-60 साल के बाद। तो युवा पीढ़ी जो है, अगर वो इस कला में पदार्पण करती है तो ये तो मान के चलो कि 25-30 साल तो अपनी झोली में रखो। जी बिल्कुल, बहुत सही काजल जी, विचारों से हम आनंदित हो रहे हैं। कितने अपने बाकी यंग जनरेशन को हैट्स ऑफ, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी एक्सपेरिमेंटल, लेकिन वो मार्ग नहीं भटक जाए कि हमारे साथ वाला ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, चलो हम कुछ बीच का रास्ता निकाल के कर लेते हैं। नहीं, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, आपका अपना रास्ता आप बनाइए। आप तभी खाना खाते हो जब आपको भूख लगती है। आप तब नहीं खाते जब आपके पड़ोसी को भूख लगती है, आपके दोस्त को भूख लगती है। आपकी भूख क्या है?
आपकी प्यास क्या है, आपकी जिज्ञासा क्या है, आपका कला के लिए भाई ऐसे भी कुछ लोग मैंने सुने हैं कि कहते हैं पेरेंट्स की, भाई मेरी पड़ोसी की बेटी बड़ा अच्छा नाचती है, मैं अपनी बेटी को भी कराना है क्योंकि पड़ोसी की बेटी बहुत अच्छा कर रही है। अरे ये नहीं रीजन होता है कि वो कर रहा है इसलिए हम करें, हम करना चाहते हैं इसलिए हम करें। मुझे तो कभी भी कोई भी ऐतराज नहीं होता कि कोई लेफ्ट जा रहा है कोई राइट जा रहा है, मुझे कहाँ जाना है, मेरी अपना रास्ता है, मुझे उस पे जाना है। दैट इज माई आइडेंटिटी, दैट इज काजल शर्मा। जी बिल्कुल, 100% सही कहा आपने। मैम हाल ही में मैम आपको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है, तो उस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं, तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगी? मैं आपको क्लियर कर दूं, हाल ही में नहीं मिला, मुझे 2014 में मिला था। जी तो 6 साल पहले मिला था मुझे। और संगीत नाटक एकेडमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी ने 2004 से 2013 तक कोई अवार्ड सेरेमनी नहीं की थी, यानी 10 साल के अवार्ड्स बंद हो गए थे। तो जो मेरे को अवार्ड मिला है वो 2004 में मिला है। 2004 का मतलब हो गया 16 साल पहले। जी हाँ। लेकिन 2013 तक वो सेरेमनी नहीं हो रही थी, तो 2014 में गवर्नमेंट ने वो सेरेमनी, वो समारोह किया। तो मुझे बुलाया गया 2014 में कि आप काजल जी आइए और 2004 का अपना अवार्ड लीजिए। तो मैं नहीं जा पाई थी किन्हीं कारणों से, क्योंकि मैं इतना दूर हूँ, इतना पॉसिबल नहीं है कि शॉर्ट नोटिस पे भी हम जाएं, और हिंदुस्तान आना जाना इतना आसानी से नहीं हो पाता, काफी सारी चीजें देखनी होती हैं। तो उसमें कंट्रोवर्सी नहीं थी, उसमें एक सिर्फ एक व्यक्ति की मानसिकता थी, और वो खुद कथक डांसर है। अभी तो दुर्भाग्य से वो इस दुनिया में नहीं है, और मेरे जूनियर थे वो। उनका नाम था अर्जुन मिश्रा, लखनऊ से, वैसे पटना के हैं वो। तो मेरे जूनियर थे, मेरे साथ उन्होंने नाचा है, महाराज जी के शागिर्द हैं, तो मेरे गुरु भाई लगे। और मैं उसको बहुत, मतलब अब तो बेचारा दुनिया में नहीं है, मैं तो हमेशा उसको अपनी शुभकामनाएं देती थी। वो, उसको मालूम नहीं था कि काजल इंग्लैंड में बैठ के क्या कर रही है, क्योंकि 16-17 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था। तो सिर्फ अर्जुन मिश्रा को बताने के लिए कि मैं क्या कर रही हूं, मैं तो नहीं उस तक कोई पत्र व्यवहार करूंगी या अखबारें भेजूंगी, अर्जुन मिश्रा सुनो मैं क्या कर रही हूं। मेरा काम करना है, मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार ने देखा कि काजल इंग्लैंड में भी बैठ के कर रही है, उसको अवार्ड दिया जाए। तो जब ये अवार्ड मिला तो अर्जुन मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि काजल शर्मा को अवार्ड क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं रही है। तो ये उनको पता नहीं किसने अधिकार दिया था अथॉरिटी बन के कहने का कि मैं कुछ कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। तो बाद में उनको सॉरी उन्होंने बोला और मेरे से माफी मांगी कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना काम कर रही हो। तो आप ये सोचिए मेरे जरिए कि मैं इंग्लैंड में बैठी हूं, मैं काम कर रही हूं, अगर आपके पास कोई सूचना नहीं है तो ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो बिरजू महाराज जी को बहुत दुख हुआ था इस बात पे। उन्होंने कहा कि अर्जुन सही नहीं कर रहा है, क्योंकि अर्जुन को क्या पता कि तुम इतना काम कर रही हो। महाराज जी मेरे पास यहाँ पे 2-3 बार आए हैं, मेरे घर पे ठहरे हैं, मेरे स्टूडेंट्स के साथ वर्कशॉप की, मैंने कार्यक्रम किए, उन्होंने मेरे साथ में मुझे आशीर्वाद दिया, मंच पे मेरे साथ थे। और जब गुरु को परख का अधिकार है, तो उन्होंने कहा कि काजल तो बहुत काम कर रही है। हाँ, ये अलग बात है कि मेरी जिंदगी में 10 साल मैं कथक से दूर रही, 10-12 साल, क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनकी परवरिश में अपना पूरा समय दे रही थी। लेकिन जब नहीं अच्छा जी, तो ये मैं इसको अपनी सेकेंड इनिंग मानती हूँ
जो दोबारा मेरा कथक में प्रवेश हुआ है, ये मेरी दूसरा पड़ाव है जिंदगी में। मैंने एक पत्नी बनने के बाद, एक माँ बनने के बाद अपना पूरा समय अपने बच्चों के लिए दिया। तो करीब 11 साल तक मैं कथक से दूर रही, 11-12 साल तक, और फिर दोबारा से मैंने कथक शुरू किया। आप समझ सकते हैं कि एक औरत होने के नाते जब वो माँ बनती है तो उसका शरीर इन्वॉल्व होता है उसमें, और एक अगर वो डांसर भी है तो उसको कितने चैलेंजेस हैं कि अपने को उसको हेल्दी रखना है, फिट रखना है। और मैंने बच्चों की परवरिश से कोई समझौता नहीं किया। ये मेरा माँ होने का सबसे पहला धर्म था। और आज जब महाराज जी इस बात को मानते हैं कि काजल, तुमने जो 11 साल कथक से दूर रही, अब समझ में आता है कि तुमने अपने दोनों बच्चों को क्या संस्कार दिए। तो ये मेरा जन्म, मैं समझती हूँ, सफल है अगर मैं अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना पाऊं। और मेरे बच्चों को इस चीज की कदर है कि माँ, आपने हमें अपनी जिंदगी के वो 11 साल दिए। मेरा करियर पीक पे था जब मैं हिंदुस्तान छोड़ के शादी के बाद इंग्लैंड आई थी। मैं लेक्चरर थी, सीनियर लेक्चरर। मैंने रिजाइन किया दयालबाग यूनिवर्सिटी से, और मैं सब कुछ छोड़ के खुशी खुशी आई, क्योंकि ये जिम्मेदारी का बोझ मैंने उठाना था। मैंने कोई घर में रोटी बनाते हुए, दाल बनाते हुए कथक करा, ऐसा मैं नहीं करना चाहती थी। कथक के लिए मेरे दिल में जगह हमेशा रहेगी, मेरे मरते दम तक रहेगी, आखिरी सांस तक। और जो मेरी एक शारीरिक और मेरी एक जो मॉरल ड्यूटीज थी एज अ मदर, वो मैंने अपने बच्चों के लिए दी। तो एक ये शायद चीज अर्जुन मिश्रा नहीं समझ पाए, और उन्हें लगा कि रोज टुकड़ा तिहाई नाचने को ही कथक में योगदान मानते हैं। तो थोड़ा दुख होता है कि कोई कुछ कहता है तो, लेकिन जब आपको अपना रास्ता सीधा दिखता है तो आपको परवाह नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा, मैं ना लेफ्ट देखती हूँ ना राइट देखती हूँ। इधर से अर्जुन ने कुछ कहा, नहीं कहा, मैंने क्या देखा कि मेरे गुरु ने क्या कहा। मेरे गुरु ने कहा कि काजल बहुत काम कर रही है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये सम्मान मुझे 2004 में मिलना था, जो 10 साल बाद 2014 में मिला। और 2014 में 14 का सम्मान अर्जुन को भी मिला। तो मुझे पता नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसको मिल रहा था फिर भी वो दूसरे को ना मिले। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, तो लोगों का दायरा होता है, उससे बाहर निकल के आना पड़ता है। बट वो उनकी प्रॉब्लम थी। आपको क्लियर हुआ प्रतीक? प्रतीक जी मंच पर हैं। हाँ जी। तो सौभाग्य से कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। सिर्फ एक सज्जन की थोड़ी सी गलत फहमी थी कि मैं कुछ करती नहीं हूं। अगर मैं कुछ करती नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। जी बिल्कुल। वाकई बहुत बहुत सही बात। आपकी मार्मिक कहानी है। ऐसे आपने किस्से और आपके जीवन के बहुत अहम पड़ावों की आपने बातें हमसे साझा की। वाकई मैं तो स्तब्ध हूँ और मेरे रोंगटे इस वक्त खड़े हुए हैं शरीर में सारे। आपकी आपका प्रबल और संवेदनशील हृदय, आपका जिद्दी जुनूनी मन, आपका संकल्प, आपकी जर्नी में आपका सातत्य, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ वाकई बहुत बहुत प्रेरणादायी है हम सब। और हम हृदय तल से आपका बार बार अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में आप जुड़ी हैं और कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। मुझे इनके रचनाकार का तो नाम नहीं पता। मेरी आवाज आ रही है ये अनीता जी? जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जी, कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। आपकी जो मैंने कहानी सुनी, आपको बड़ी मुश्किल होती है, मैं जानता हूँ। मेरी एक बहन है, वो भी डांस में थोड़ा करना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे। क्योंकि डांस को एज ए करियर व्यक्ति
अच्छा उसमें सपोर्ट नहीं मिल पाता। आपको इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता जब आप डांस को एज़ अ करियर चुनते हैं। एज़ अ बिल हॉबी आप उसे करते हैं बहुत से लोग, लेकिन एज़ अ करियर जब आप डांस को चुनते हैं तो मुझे पता है कि कौन-सी दिक्कतें होती हैं। और आपने तो न केवल डांस बल्कि आपने बताया कि आप हारमोनियम भी बजाती हैं, तबला भी बजा लेती हैं, गिटार भी, गायन भी। तो वाक़ई आप तो संगम कलाओं का जो हमारा एक स्लोगन है कि संगम कलाओं का, आप तो वाक़ई आप में तो संगम है कलाओं का वाक़ई। तो कुछ पंक्तियाँ आपको समर्पित कर रहा हूँ कि रास्ता रोक रहीं चट्टानें। आपने जो युवा पीढ़ी को संदेश दिया, उस संदेश को काव्य के माध्यम से देना चाहता हूँ कि रास्ता रोक रहीं चट्टानें, पत्थर से सब बंद मुहाने, पर्वत की पूरी कोशिश है, उठती लहर दबाने की। पर्वत की पूरी कोशिश है, उठती लहर दबाने की, मगर नदी ने ज़िद ठानी है, सागर तक बह जाने की, सागर तक बह जाने की। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत-बहुत बहुत खूब, आभार बहुत आपका जबरदस्त। हमारे इस बहुत कार्यक्रम को सुंदर, बहुत सुंदर, सराहने बहुत सुंदर बोला आपने। के लिए, गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच देने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, प्रतीक। जी, प्रतीक सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप हमारे साथ प्रतीक आपकी आवाज थोड़ा कट रही है। जी, आवाज़ थोड़ा कट रही है आपकी प्रतीक। शायद कनेक्शन की प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ, जी, प्रतीक। अब आ रही। तो संगम कला मंच और चूलो आसमान सोसाइटी आवाज कट रही है। कला प्रतीक कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, आपकी संगम आवाज कट कला रही है। जी, शायद कनेक्शन की कोई बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी और मैम। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ, आप लोगों को बधाई, अभिनंदन, आशीर्वाद और इसी तरह करते रहिए। अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए। जितना भी, जो भी, जैसे भी दायरा आपका हो, मैं ऐसा मानती हूँ कि रोज सुबह उठ के मैं ऐसे सोचती हूँ कि आज मैंने किसी के चेहरे पे स्माइल लानी है, ये मेरी ड्यूटी है। चाहे वो एक स्ट्रेंजर हो, मैं अपने डॉग को वॉक कराने जाती हूँ, स्ट्रेंजर्स भी मिलते हैं, किसी से भी, किसी का भी कुछ काम कर दें, किसी से भी हंस के बात कर दें, किसी के भी चेहरे पे मुस्कान ला दें, किसी को भी कुछ इंस्पायर कर दें, मोटिवेट कर दें, अपने स्टूडेंट से मैं कुछ किसी को सिखा दूं, कहीं कुछ खुशी, अच्छाई, खुशबू, कुछ रंग बिखेर सकूं, तो वो मैं अपना जीवन सफल मानती हूँ, उस दिन को सफल बहुत खूब, मानती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप लोग जो कर रहे हैं, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और मुझे बड़ा गर्व है कि आप सब लोग आगरा से जुड़े हुए हैं जी और काजल जी। क्योंकि एकदम से कनेक्शन हो जाता है आगरा के नाम से। जी मैम, आज आपने हमारे मंच पर आकर के इसमें 4 चांद लगाए, बहुत, यानी कि ये हमारे लिए गौरव की बात है। और मैंने आपके लिए 4 पंक्तियां, हमारा नारी का ये सत्र चल रहा है, नारी सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने ये थीम रखी हुई थी पूरे प्रोग्राम की। तो मैं 4 लाइनें आपकी समक्ष अपनी नारी शक्ति के लिए रखूंगी। कि सृष्टि की अद्भुत रचना नारी है, सृष्टि की अद्भुत रचना नारी है, इसीलिए तो युगों युगों से 100 पर एक ही भारी है। क्या बात है, बहुत खूब। कि मत समझो इसको असहाय और लाचार, मत समझो इसको असहाय और लाचार, साहस से भरा है इसका हर पल, ये दुष्टों पर भी भारी है। त्याग और बलिदान की है प्रतिमा, त्याग और बलिदान की है प्रतिमा, ये की गलत की कागर है,
संपूर्ण तरह के कष्टों को सहती ऐसी प्रिय भारत की नारी है कि वात्सल्य प्रेम नेह बहुत बरसाती सुंदर, सब पर, वात्सल्य नेह प्रेम बरसाती सब पर, तू यशोदा तू ही देवकी तू ही सबकी प्यारी है। माँ बहन पत्नी और प्रेम का इतने रूप निराले हैं कि माँ बहन पत्नी और प्रेम का इतने रूप निराले हैं, बच्चों को भी हंसाने वाली ये वो परी हमारी है। घर संभाले देश संभाले, घर संभाले देश संभाले, सत्ता पर भी भारी है, सृष्टि की तू अद्भुत सजना, तू युगों युगों से 100 पर एक की भारी है कि असुरों को भी मार गिराए, तू अम्बा तू दुर्गा तू काली तू चंडी अवचारी है, देव भी तुझको समझ न पाए, संपूर्ण धरा का कण कण तेरा आभारी है, तू सृष्टि की अद्भुत रचना, तू भारत की नारी। कि कहीं देश का बहुत खूब, परचम लहराए, बहुत बहुत जबरदस्त। सुंदर। मैं इससे कहीं भी आगे एक बात कहना चाहूंगी कि मैं जी, व्यक्तिगत तौर पे नर और नारी का भी फर्क नहीं मानती हूँ। जी जी मेरे लिए एक ह्यूमन जो है, एक इंसान जो है, इंसानियत जो है वो सबसे ऊपर है। जी मुझे मैम, गर्व है कि मैं नारी हूँ, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ इस चीज के लिए कि मैं जी किसी को भी ये नहीं एहसास करूं कि बिकॉज आप नारी नहीं हो तो आप मेरे से इंफीरियर हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नारी हूं तो मैं 100 पर भारी हूं। 100 भी अपने हैं और भारी भी अपने हैं, हल्के भी भारी अपने। अपने, मैं जी जी समझता हूँ पूरी ह्यूमन रेस के लिए मैं रिस्पेक्ट रखती हूँ। जी और जी आपने बहुत सुंदर कहा, जी, लेकिन हर मैं इसलिए कि इसको अपने नर और स्वाभिमान नारी अभिमान के दोनों लिए, के लिए मैं नतमस्तक होती हूँ क्योंकि वो उसकी देन है। जी जी बहुत खूब बात आपने कही। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, जी मैम, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद। थैंक यू। इस आशा के साथ कि इसी प्रकार आगे भी मैं आपका साथ का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त होती रहेगी। मैं फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित कर रहा हूँ। जी यशी जी, हमारी ये समय हो गया मीटिंग का। जी जी पारस जी, हमारा समय भी इसमें समाप्त हो रहा है, 1 मिनट का ही समय रह गया है, तो इसमें हम समाप्त करते हैं अभी इसको। जी जी यशी जी, तो ये तो धन्यवाद फिर से। जी पारस जी अभी बोलिए। हमारा आहूजा का पूजा जी तो हाँ, अभी क्या जुड़ी मेरी नहीं आवाज आ रही है? है सर। पूजा जी इस पर उपस्थित नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उनके लिए तो प्रतीक कुछ मैं कहना चाह रहे दरअसल आज का महोत्सव का समय भी समाप्त हो गया है हमारा, 8 बज चुके हैं, जी जी तो बजने जी वाले हैं, जी मतलब 5-10 मिनट हैं। तो पूरी ध्यान से सुन पाएंगे, तो फिर हम महोत्सव एक दिन बढ़ा देते हैं। तो महोत्सव है हमारा वो 21 तारीख तक चलेगा, और जिनकी प्रस्तुति आज रह गई है उन्हें हम कल सुनेंगे, और जिनकी प्रस्तुति कल होने वाली है उनको हम परसों सुनेंगे। जी जी, क्योंकि आज का समय हमारे लिए, हमारी मुख्य अतिथि के लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने हमें इतना, यानी कि सागर में गागर के समान इतना ज्ञान दिया, वो हमें, हमारे लिए बहुत अहम है। हम अपनी प्रस्तुति अगले दिन करेंगे, कोई बात नहीं। जितने भी हमारे काजल जी का सत्र था वो केवल 40 मिनट का था। काजल जी का सत्र केवल 40 मिनट का था, लेकिन फिर भी काजल जी हमसे 1.5 घंटे के लग। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। यशी जी, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि उन्होंने हमें इतना समय दिया। जी ये जी मैंने रखता है। जी हमारी प्रतिभागी कल बोलेंगे हमारे सामने, वो और भी हमारे लिए, चलो ये भी जी, सही रहा। उनका भी हमारा स्वागत है। जो आज की जिनकी रह गई है, हम उनके लिए कल के लिए हम स्वागत करते हैं, अभी से उनको आमंत्रित करते हैं कल के सत्र के लिए। तो हाँ, कल उनका